हाय गुड इवनिंग, दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। मैं ऑन द वे हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आपके कुछ सवालात आए हुए हैं तो उसका मैं जवाब देता जाऊं। ये स्पाउस वीज़ा के हवाले से काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। चाहे आप इसको स्पाउस वीज़ा का कह सकते हैं, आप डिपेंडेंट वीज़ा का भी कह सकते हैं, इसको आप अनमैरिड पार्टनर वीज़ा रूट जो है उसको भी कह सकते हैं, डिपेंडेंट वीज़ा भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। इसके हवाले से जो है आज मुख्तलिफ जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा जी। नंबर एक, ये एक्चुअली ये सवालात 2-3 थे इसी से रिलेटेड, लेकिन मैं उसको मिक्स करके इस तरीके से कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकूं। एक तो ज़हन में रखिएगा, मैं यहाँ पे लीगल एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ, इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन। और अगर आप लीगल एडवाइस लेना चाहते हो तो उसके लिए इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप मुझसे या किसी भी वकील से जो है आप अपॉइंटमेंट बना के अपनी प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है वो ले सकते हैं। और मैं या हमारा ऑफिस जो है, हम लोग तो फीस चार्ज करते हैं कंसल्टेशंस की भी और इसके अलावा केस फाइल करने की भी। अच्छा, अब इसमें जो पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मैं मैरिड हूँ और डिवोर्स जो है वो नहीं हुई, लेकिन मैं अपनी वाइफ के साथ जो है अब साथ में नहीं रहता हूँ। मेरी जो है वो सेपरेशन जो है वो हो चुकी हुई है, कई साल पहले हो गई है जब भी हुई, लेकिन हम सेपरेटेड हैं। तो क्या मैं जो न्यू अगर मैं स्पाउस वीज़ा अप्लाई करूँगा तो क्या उस एप्लीकेशन में कोई इश्यूज आ सकते हैं या वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी? देखिए, अगर आप प्रीवियसली मैरिड हैं, इस नंबर एक तो ये है कि हम जेंडर की बात नहीं कर रहे कि आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं। उसमें मेन ये है कि जब आप सेकंड एप्लीकेशन फाइल करेंगे अपने स्पाउस वीज़ा के लिए, डिपेंडेंट वीज़ा के लिए, तो उसके लिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग टाइप होगा और इसमें होम ऑफिस जो है या एम्बेसीज जो हैं, अगर चाहे आप आउटसाइड द कंट्री आपने एप्लीकेशन फाइल की है या आप इनसाइड द कंट्री एप्लीकेशन फाइल करें, दोनों कंडीशंस में जो है उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आपकी एप्लीकेशन को वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि जी के डजेंट मैटर कि आप अभी आप सेपरेटेड हैं, साथ में नहीं रहते हैं, लेकिन डिवोर्स का जो होना है, डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, वो मस्ट है। अगर डिवोर्स सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। अच्छा, एक तो इसमें ये एक पॉइंट आ जाता है। अब सेकंड, इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो क्या जो मैरिज जो है उसका अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर एक शख्स जो है या मेल या फीमेल अगर वो यूके में रहते हैं और अगर यूके में रहने के बाद उनकी लेट्स से अगर किसी के साथ इस्लामिक मैरिज या गुरुद्वारा की मैरिज या आपके रिलीजियस के मुताबिक अगर मैरिज हुई थी, तो क्या उस मैरिज को जो है एक लीगल मैरिज जो है वो कंसिडर किया जाएगा? देन द आंसर इज़ नो। उसकी वजह ये है कि कोई भी किसी भी रिलीजियस बेस के ऊपर जो मैरिज होती है उसको होम ऑफिस ये कंसिडर करता है कि ये दैट्स योर ओन पर्सनल जो चॉइस कह लीजिए या आपकी रिलीजियस मैरिज है। उसमें जो कानूनी तौर पे जो एक लीगल मैरिज कंसिडर होगी वो होगी जब आपकी मैरिज, चाहे वो सिविल पार्टनरशिप है या आपकी मैरिज है और वो आपने उसको रजिस्टर्ड करवाया है और वो एक रजिस्टर्ड मैरिज है। अगर वो रजिस्टर्ड मैरिज है सो देन दैट्स मीन के उसको कंसीडर किया जाएगा। अदरवाइज जो है नॉर्मली इसको चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड आप कह लीजिए, आप साथ में रह रहे हैं या जो भी आपका रिलेशनशिप है, लिविंग रिलेशनशिप है, उसको बाय लॉ जो है उसको उसकी उस हवाले से उतनी अहमियत नहीं होती जितनी एक रजिस्टर्ड मैरिज की जो है वो अहमियत आ जाती है। अच्छा, अब उसमें यह है कि अगर तो आपकी चाहे वो सिविल पार्टनरशिप है या एक मैरिज रजिस्टर्ड मैरिज है, उस केस के बाद अगर आप कोई नई एप्लीकेशन फाइल करेंगे या न्यू वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके लिए फिर आपका इंग्लिश डिवोर्स जो है या कोर्ट की डिवोर्स जो है उसका होना जो है वो लाजमी है। अच्छा, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि एक कपल जो है अगर उसने आउटसाइड दी कंट्री अगर उनकी मैरिज हुई है, लेट्स से एक पाकिस्तानी कपल है या इंडियन कपल्स हैं, तो वो उन्होंने वहाँ पे उनकी मैरिज हुई थी, तो उस मैरिज के बाद वो यूके में आ गए।
अब यूके में आने के बाद जो है वो उनकी डिवोर्स जो है वो हो जाती है। तो क्या वो, नंबर एक तो ये है कि क्या वो यूके में डिवोर्स ले सकते हैं? देन द आंसर इज़ यस। अगर वो दोनों पार्टीज़ यूके के अंदर रहती हैं और इंग्लैंड और वेल्स का एक कानून आ जाता है जी, और स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड का डिफरेंट आता है। मैं चूँकि इस वक्त सिर्फ आपके साथ डिवोर्स की अगर हम बात करें तो उसमें इंग्लैंड और वेल्स की हम बात करें, लेकिन अगर हम इमिग्रेशन की बात करेंगे तो फिर इसमें होल यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें चारों के चारों जो इनकी रियासतें हैं वो सारी जो इसमें इंक्लूड होती हैं। अच्छा, एक तो मेन ये पॉइंट आ गया कि आउटसाइड दी कंट्री मैरिज रजिस्टर्ड थी तो यूके में आके डिवोर्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और क्या उस डिवोर्स के बाद जो है वो सेकंड मैरिज की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अब इसमें बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि हमारी मैरिज जो थी वो तो वहाँ पे हुई, तो अब हम जो है वो क्या उस मैरिज को रजिस्टर्ड कंसिडर किया जाता है? क्या वो हमारी मैरिज का होम ऑफिस को कैसे पता है, या उसमें कैसे उनको क्या मालूमात है? देखिए, जिस वक्त आप एज अ कपल जो है या एज अ स्टूडेंट या उसके डिपेंडेंट के साथ हैं, या आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए और आपका साथ में डिपेंडेंट आया है साथ में, तो उसमें जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उस वीज़ा एप्लीकेशन पे आपका जो स्टेटस आता है वहाँ पे आता है कि जी के आर यू मैरिड या सिंगल। तो जब वहाँ पे आप मैरिड लिखते हैं फिर आपको अपने पार्टनर्स की डिटेल्स जो है वो भी साथ में आपने शेयर की होती है। सो दैट्स मीन कि आप जो है वो आपने ऑलरेडी होम ऑफिस को, एम्बेसीज को इन्फॉर्म किया होता है कि जी के आप का जो स्टेटस है वो आप मैरिड में आते हैं। और अगर आप उसके बाद आप कोई नई एप्लीकेशन फाइल करते हैं इस बेस के ऊपर कि जी के उन्होंने की पता चलना है, सो दैट्स मीन कि यू आर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, यू आर मिसलीडिंग द होम ऑफिस, यू आर मिसलीडिंग द डिपार्टमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मिसलीड, फॉल्स इंफॉर्मेशन, अगर आपकी आउटसाइड दी कंट्री एप्लीकेशन है तो ज़हन में रखिए कि जो इमिग्रेशन जो पार्ट 9 आता है उसके रूल्स के मुताबिक ये आ जाता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को जो है ना सिर्फ रिफ्यूज़ करेंगे बल्कि प्रोवाइडिंग इस तरह की इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपको वो 10 इयर्स का बैन जो है, 10 साल का बैन जो है वो भी आपको लगा सकते हैं। रिव्यू का राइट मिलेगा, अपील का राइट मिलता है, लेकिन वो बड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है कि आपको जो है उसमें निकलना उस तरह के केसेस से निकलना, या जो उस जो रिफ्यूज़ल है वहाँ से निकलना या बैन को ख़त्म करना जो है वो बहुत टफ हो जाता है। एक तो ज़हन में रखा करें कि कभी गलत बयानी, फेक डॉक्यूमेंट्स देना, इस तरह की चीज़ें ना किया करें। हाँ, अगर इसी के साथ साथ एक और मैं पॉइंट आपको बताता हूँ, लेट्स से आपने एक एप्लीकेशन फाइल की आउटसाइड दी, आपके एजेंट ने, आपके किसी वकील ने, या आपको किसी तरीके से कोई ऐसी चीज़ें आप से हो गई हैं जिसकी बेस के ऊपर आपको जो एम्बेसी ने अगर आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ भी कर दिया और साथ में आपके ऊपर बैन भी लगा दिया है। सो उसमें अगर आप समझते हैं कि आप अगर गिल्ट नहीं है, आपका गलती नहीं है और कोई जो है गलती से ऐसा हो गया है, तो ऑब्वियसली मैं समझता हूँ कि आपको इस तरह के केसेस में रिव्यू के ऊपर लाजमी जाना चाहिए, जिसको एडमिन रिव्यू कहते हैं। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि रिव्यू में जो है वो केस सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप अपना केस जो है उसको कंसल्ट करके किया करें। अच्छा, अब हम आते हैं बैक टू यूके। आप यूके में हैं और इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हुई है, जैसे बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे पिछले दिनों से आए हुए हैं और इस तरह के केसेस उनके इश्यूज बने हैं, और यहाँ आने के बाद बड़ा अनफॉर्चुनेट सा सीन हुआ कि जी के बहुत से लोगों की जो है वो आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। मैं पेपर मैरिज या बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि ये भी एक बहुत बड़ा जो है एक स्टोरी है कि कपल जो है वो आगे हैं और कहते जी असी थे पेपर मैरिज करके आए हैं, वीज़े वास्ते हैं, इतने आगे डिवोर्स ले ली और उसके बाद जो है वो सेकंड मैरिज की तरफ चले जाते हैं। चलिए, जो भी है वो उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। मेन ये है कि आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आ गए, आप केयर होम के वीज़ा पे आ गए, या आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए और उसके बाद आपस में आप लोगों की नहीं बन पाई और आप ने जो है वो डिवोर्स लेनी है, और डिवोर्स लेने के बाद आप जो है हुन पक्के वीज़े के चक्कर जो गए जी हुन सानू को पक्का बंदा लभ जाए तो फिर असी अपने डॉक्यूमेंट्स तो पक्कियां करिए। सो उसके लिए ये है कि लीगली तौर पे मैं कहूँ तो अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने केस के सिनेरियो को प्रॉपर जो है वकील से कंसल्ट करके काम किया करें, क्योंकि बहुत सी ये छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक्स होती हैं जो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। और यूके इमिग्रेशन लॉ के हवाले से अगर मैं कहूँ,
एक बारी बंदा फसिया ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ बड़ा मुश्किल होता है। बहुत से लोग जो ऐसे होते हैं जिन्हों पंजाबी कही था ना कि हाथी निकल गया तो उसकी पूंछ फंस गई, तो वो उसको, लेकिन बास का हाथी जो इतना बड़ा एलिफेंट है वो निकल जाता है, लेकिन उसकी टेल ऐसी फंसती है कि फिर वो निकलना जो है बड़ा नामुमकिन हो जाता है। यूके इमिग्रेशन को लाइट मत लिया करें, जिसका काम उसी को साजे। बहुत से लोग जो हैं अपने गवर्नमेंट की फीसें, होम ऑफिस की फीसें पे कर देते हैं, तो वकील की थोड़ी जी फीस बचाने के चक्कर में जो है अपना फ्यूचर से खेल जाते हैं। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, और इसी से रिलेटेड अगर कोई सवाल हुआ इन्फॉर्मेशन की हद तक नीचे छोड़ दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। लेकिन अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए हो सो बुक एन अपॉइंटमेंट और उसके बाद आप डिस्कस कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।